वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 8 करवाने जा रहा हूँ। आज की जो वर्कशीट 8 है आप देख सकते हैं, ये सोशल साइंस की वर्कशीट है, ठीक है, और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड है। और आज की जो वीडियो है वो 19 अक्टूबर 2020 की रहेगी और क्लास 8 की ये वर्कशीट है। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर नेम लिख रहे हैं, यहाँ पर क्लास टीचर का नेम लिख रहे हैं। फटाफट हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो, आज जो हम द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार बना, उसके प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे और मेन फीचर जानेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सबसे पहले प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं। मैंने आंसर भी को अलग अलग कर रखे हैं ताकि आपको किस प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पहले वर्कशीट समझ लेते हैं। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेशन स्टार्टेड कमिंग इन द नेशनलिस्ट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। देखो, ये जो हमारे देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से बनेगा, कैसे क्या क्या होगा, उसके अंदर इस बात का जो विचार है वो आजादी के समय आया, जब हमारा देश स्ट्रगल कर रहा था आजादी को पाने के लिए। ठीक है, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना। ठीक है, व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। ये एक प्रॉब्लम थी हमारे देश के अंदर कि भाई जब हमारी इंडिया आजाद होगा, हमारा भारत आजाद होगा, तो हमारे देश का संविधान किस प्रकार से होना चाहिए। इन इंडिपेंडेंट इंडिया एवरी सिटीजन विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब हमारा देश आजाद होगा तो सभी नागरिकों को बराबर अवसर मिलेंगे एंड विल हैव इक्वल राइट टू शेयर इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में सबको बराबर अधिकार मिलेगा। ये बात की गई। ठीक है, जब हमारे देश को आजादी मिलेगी तो हमारे संविधान में बात की गई भी सभी को बराबर देश के हर नागरिक को। बट फॉर अवर कंट्री विद सो मैनी डाइवर्सिटी, लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, बहुत ज्यादा विभिन्नता है बच्चों ने, धर्म जाति भाषा के लोग रहते हैं। This was done not by one person but by a group of around 300 people who became member of the Constitution Assembly in 1946। जो हमारा संविधान बनाने का जो काम हो रहा है ना बच्चों, वो केवल एक पर्सन नहीं कर रहा, वो लगभग 300 पीपल कर रहे थे। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। कब? 1946 में। Who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution। आपको पता है बच्चों, हमारे संविधान को बनने में लगभग 3 साल लगे और 3 साल में वो बार बार जो टाइम निर्धारित होता है उसमें मिलते थे, डिस्कस करते थे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्ट पता कितने लिखे थे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 2 years 11 months 18 days। ठीक है, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और हमारे जो कमेटी के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे ना, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के फादर भी कहा जाता है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। इनके और ये जो मेंबर थे ना कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, इनके सामने बहुत बड़ा टास्क था। ये नहीं सिर्फ एक किताब लिख दी, बहुत बड़ा काम, पूरी इंडिया को समझना, किस प्रकार के कैसे नियम होने चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। ठीक है, द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज। और क्योंकि कंट्री किससे बनी है? अनेक प्रकार की कम्युनिटीज, अनेक प्रकार के समुदाय से मिलकर बनी है। हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस, जो अलग अलग धर्म से संबंध रखते हैं। बिलोंग मतलब संबंध रखना। ठीक है, एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, सबका कल्चर भी अलग अलग है। आल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाने लगा, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है बहुत ज्यादा उथल पुथल होना। मतलब हमारे जो संविधान बनाना इतना आसान नहीं था, बहुत सारी सब देश के अंदर उथल पुथल हो जा रही थी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इशू प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे संविधान को बनाने वाले जो लोग थे उनके दिमाग में था कि भारत के अंदर क्या क्या भविष्य में हो सकती है घटनाएं, उन सबको ध्यान में रखकर संविधान बनाना था बच्चों। तो यही बता रहा है, दे रोज टू द ओकेजन एंड गिव दिस कंट्री विजनरी डॉक्यूमेंट। क्योंकि उन्हें एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना था जो विजनरी, जिससे जो दृष्टिगत हो, जिसे दूर तक हमें ले जाए और बिल्कुल सही से डायरेक्शन प्रोवाइड करे। दैट रिफ्लेक्ट रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी। और ऐसा संविधान होना चाहिए जो सभी की रिस्पेक्ट करे, पूरी की पूरी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करे, इतनी विभिन्नता हमारे देश में, वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। ठीक है, और हमारे देश की जो नेशनल यूनिटी है वो भी प्रिजर्व रह सके, सेव रह सके, बनी रहे। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आया तो आप तो देखो, कुछ चीज नहीं होती, एक बार नहीं आ पाती तो आप उसको दोबारा सुन लेना। ठीक है, और बाकी अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप 3 यूट्यूब में होती है, उससे आप स्पीड धीरे भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, मेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे संविधान की जो फीचर क्या है, तो पहला फेडरलिज्म है। आज फेडरलिज्म के बारे में जान रहे हैं। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है, इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल टू गवर्न द कंट्री। जब एक देश के अंदर एक से अधिक स्तर पर सरकारें होती है ना, लेवल पर, जैसे पूरे देश को चलाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे मोदी की सरकार है ना, मोदी जी की। ऐसी दूसरी कौन सी स्टेट, जैसे यहाँ पर केजरीवाल जी की सरकार है, ऐसे
तो ये कह रहा है कि फेडरलिज्म का मतलब होता है जब किसी देश के अंदर किसी गवर्नमेंट में किसी कंट्री में एक से अधिक लेवल होते हैं, ठीक है। इट मीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल, ठीक है। अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट होती है अलग अलग लेवल में। इन अवर कंट्री गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल, हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे काम करती है। पहला फर्स्ट सेंट्रल लेवल, जो मैंने बताया मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय है। दूसरी सेकंड एट द स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट जैसे इस समय जो है केजरीवाल जी है ना। द थर्ड एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल, पंचायत राज, ठीक है। जैसे हमारे शहरों के अंदर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिस्टम होता है ना, एमसीडी वगैरह होते हैं, गाँव के अंदर पंचायत राज सिस्टम होता है, ठीक है। ये बताया गया तीसरा लेवल होता है। द रीजन फॉर दिस इज दैट आखिर इतना बड़ा फेडरल सिस्टम ऐसा क्यों है? हमारी कंट्री बहुत बड़ी है बच्चों, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और अनेक धर्म जाति भाषा के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना। ऑल स्टेट कैन हैव ऑटोनोमस राइट टू टेक डिसीजन ऑन सर्टेन इश्यूज, इसलिए जितने भी सभी स्टेट है ना उनके पास एक ऑटोनोमस राइट होना चाहिए, खुद का लेने का अधिकार होना चाहिए कि अगर उसकी खुद के कोई इश्यूज आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करे। देयर आर सम लिस्ट इन द कंस्टिट्यूशन फॉर द क्लैरिटी ऑफ दिस इशू, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर लिस्ट है कंस्टिट्यूशन की जो क्लैरिटी करते हैं इशू को, क्योंकि कंस्टिट्यूशन के अंदर सारी चीजें बता रखी है कि भाई आप कि ये प्रॉब्लम आती है तो आप इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक्टिविटी क्या है, देखो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, मैं बाकी थोड़ा समझा देता हूँ, ये भी आपको कॉपी में नोट करना है। राइट द नेम ऑफ योर नियर बाय बैंक, आपको अपने आस पड़ोस में जो बैंक है ना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, नेशनल बैंक, जो भी बैंक है उसका नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, ठीक है। फिर स्कूल का नेम बताना है जो आपके घर के आसपास होगा, डिस्पेंसरी बतानी है जो आपके घर के आसपास है, फिर हॉस्पिटल का नाम भी बताना है, पुलिस स्टेशन का नाम भी बताना है, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो एमपी है, एमपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से एमपी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। और एमएलए जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इससे विधानसभा जो जो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है ना इससे डिसाइड होती है एमएलए से, ठीक है। और कॉर्पोरेटर ऑफ योर एरिया, आपके एरिया का कॉर्पोरेटर कौन है। फाइंड आउट अंडर विच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट दे वर्क इन, और फिर आपको बताना है कि ये कौन से लेवल में आती है। जैसे आपको बताना है कि स्कूल आपके किस में आता है, स्टेट वाला है या सेंट्रल वाला है। जैसे अगर केंद्रीय विद्यालय है तो वो सेंट्रल का हुआ, ठीक है। जैसे सर्वोदय है तो वो किसके हुए, स्टेट के हुए, है ना। इस तरीके से डिस्पेंसरी जो है वो स्टेट की है, सेंट्रल की है, ये आपको पता लगा के खुद बताना होगा। हॉस्पिटल कौन सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोला हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने खोला हुआ है। ऐसे पुलिस स्टेशन किसके अंडर में आता है, ठीक है। जैसे अब दिल्ली जो वो राजधानी है ना, तो और इसलिए दिल्ली में जो पुलिस स्टेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा, ठीक है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो सेंट्रल में ही आते हैं, एमएलए जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं। कॉर्पोरेटर ऑफ योर एरिया, जो आपके इलाके का जो कॉर्पोरेटर होगा, जो कॉर्पोरेटर होता है ना एमसीडी से जो चुनकर व्यक्ति आता है उसे बोला जाता है, तो वो तो थर्ड लेवल में आ जाएगा। जो कॉर्पोरेटर है किसमें आप लिख दोगे, थर्ड लेवल में लिख दोगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप ये सुन लीजिए, अगर डिस्पेंसरी थर्ड लेवल में आती है तो आपको थर्ड वाला बताना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब ये तो था, ये आपको खुद करना था, मैंने फिर भी आपको समझा दिया है। अब ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने कर रखे हैं, फटाफट उन्हें देख लीजिए, ठीक है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी दिखाता हूँ, ये देखिए। पहला, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एट द टाइम ऑफ फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए थे। देखो बहुत सारे आए थे, तो मैंने कुछ ही लिखे, जैसे कोऑर्डिनेट द एक मिनट, तो ये मैंने करेक्शन करी है, यही ये लिखना, बोला मत लिखना, ठीक है। कोऑर्डिनेट द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, जैसे बहुत से जो आपस में राज्य केंद्र की लड़ाई होती है उसको कैसे सुलझाया जाए। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन देसी प्रिंसली स्टेट, क्योंकि जो रजवाड़े बने होते राजा महाराजा थे उनकी प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए, माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए, ठीक है। पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अब हमारे देश में पार्लियामेंट सिस्टम लगाया जाए या प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगाया जाए। ऐसे सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, हम केंद्रीकरण को अपनाएं या विकेंद्रीकरण। इसका मतलब ये होता है कि पावर सबको बांट दो, तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाया, जैसे आपने देखा भी था कि हमने 3 लेवल की बना रखी है, ठीक है, देखा था ना बच्चों। अब हम नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, देखो ये मैंने दिखाया था आपको। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही आसान है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म, ये तो हमने पढ़ लिया था। इट मीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल टू गवर्न द कंट्री, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, थर्ड, हाउ मेनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी, हाउ मेनी लेवल ऑफ गवर्नेंस आर देयर इन अवर कंट्री, तो कौन कौन से गवर्नेंस के लेवल होते हैं। तो अभी हम पढ़ चुके हैं सेंट्रल लेवल, ठीक है, दूसरा स्टेट लेवल और तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इम्पोर्टेंट फॉर अवर कंट्री, ये कह रहा है जो फेडरल सिस्टम है ना वो हमारे कंट्री के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैंने लिखा है, फेडरल सिस्टम इज दैट सिस्टम दैट अलाउ फॉर इंक्रीज सिटीजन पार्टिसिपेशन। देखो अगर फेडरल सिस्टम होगा ना तो इससे जो आम नागरिक है उसकी भागीदारी बढ़ेगी,
ठीक है। द रीजन फॉर दिस इज दैट व्हेन पावर गेट शेयर्ड इन लेवल, जब पावर को हम शेयर करेंगे लेवल में, तो द सिटीजन कैन इन्फ्लुएंस पॉलिसीज, तो वो पॉलिसीज को प्रभावित करेगा। पीपल हु गवर्न देम, जो लोग राज कर रहे हैं, एंड द लाइक, तो जो गवर्न कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, उन सबको प्रभावित करेगा। आल्सो फेडरल सिस्टम मेक द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्वाइट ईजियर, और जो फेडरल सिस्टम है ना उसको भी ईजियर बना देगा। ठीक है, इसलिए जो है फेडरल सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारे इसके हम और भी पॉइंट लिख सकते थे, इतना बहुत है मेरे लिए और आपके लिए भी। मुझे पूरी उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।